उनको कोलकाता याद है, मणिपुर याद नहीं है। सरकार उनके इशारे पर चल रही है, मोहन भागवत के इशारे पर। नागपुर से जितनी चूड़ी भरती है प्रधानमंत्री जी उतनी उछल कूद करते हैं। दलित जेल में हो तो भी मरने के लिए है, बाहर हो तो भी मरने के लिए है। मुस्लिम के घर के ऊपर चढ़ करके हरा झंडा उतार कर भगवा फहरा रहे थे, मारे गए। कितना कमजोर प्रधानमंत्री है कि 90% विकलांग व्यक्ति से खतरा, उसको जमानत नहीं दी जा रही है, उसकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाता है। अम्बेडकरवादी है, कम्युनिस्ट है, मुस्लिम है, बौद्ध है, अन्य किसी विचारधारा के व्यक्ति है, वो उनके लिए खतरनाक है, वो चाहे जेल में और चाहे बाहर है। सरकार आवाज उठाने वाले और सवाल करने वालों से डरती है। सरकार ने एक ऐसे लोगों की जमात देश के अंदर तैयार कर दी है जो सरकार के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार। जब मोदी जी खड़े होकर के कहते हो कि कपड़ों से पहचान लो, फिर आप समझ जाओ ना। भागवत जी कह रहे हो एकजुट हो जाओ, तो किसके खिलाफ एकजुट हो जाओ भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। अभी मोहन भागवत ने एक भाषण दिया विजयदशमी के दिन, और वो जो है चर्चाओं का केंद्र में है। और हमारे साथ उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल नागपाल हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश करते हुए मोहन भागवत ने भाषण दिया और कहा कि जो है देश में लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ एक जो कोलकाता में जो रेप हुआ था उस पे उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बाकी और उन्होंने की सरकार को लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दों पे? पहले मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए था कि सरकार किन लोगों से अस्थिर हो रही है, उनको चिन्हित करना चाहिए, वो लोग हैं कौन। दूसरा, जो उन्होंने कोलकाता के बलात्कार का जिक्र किया, जो उन्होंने कहा कि अच्छा उनको कोलकाता याद है, मणिपुर याद नहीं है, उनको मनीषा वाल्मीकि याद नहीं है, हाथरस कांड याद नहीं है। मतलब सरकार उनके इशारे पर चल रही है, मोहन भागवत के इशारे पर चल रही है। सबको पता है डबल इंजन की सरकार है, आरएसएस बीजेपी की सरकार है। और आरएसएस नागपुर से जितनी चूड़ी भरती है प्रधानमंत्री जी उतनी उछल कूद करते हैं। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं, तो मोहन भागवत के बयान को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मित्र संस्था भी है बीजेपी की। तो आप ये कहना, उनका ये कहना कि कल कोलकाता में हो गया, चलिए कोलकाता में हुआ तो उसके लिए तो ममता बनर्जी ने विशेष कानून ही बना दिया। लेकिन जो मणिपुर में हुआ, आप ही की सरकार थी, आपने वहाँ के लिए क्या करा? दूसरा, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मनीषा वाल्मीकि के आरोपी बरी हो गए, आपने उनके लिए क्या किया? और आए दिन दिल्ली में, दिल्ली कैंट में एक 9 साल की बच्ची को बलात्कार करके जिंदा जलाने की कोशिश, जला दिया, उसमें आपकी सरकार ने क्या किया? हजारों ऐसे उदाहरण हैं इस देश के अंदर जहाँ पर SC ST OBC बिल्किस बानो के क्या नाम है बलात्कारी जब निकल करके आए तो आपके जो चाहने वाले थे उन्होंने उनको फूल मालाएं और क्या नाम है बुक्के दिए। तो ये चल क्या रहा है? सरकार मोहन भागवत की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदुओं की सरकार को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भागवत जी ये नहीं बता रहे कि किससे हो रही है उनको दिक्कत। इस देश के दलितों से हो रही है, OBC से हो रही है, माइनॉरिटी से हो रही है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, इस देश में कई जगह रेप की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोलकाता का जो है अपने भाषण में जिक्र किया। क्या इसके मायने क्या है? मायने सीधे से कोलकाता में बीजेपी सरकार नहीं है ना, ममता बनर्जी की सरकार है, और अगली बार भी इनकी आने वाली है नहीं। तो वहाँ जमीन तलाश रहे हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैसी बीजेपी सत्ता में आ जाए, कैसी कुछ चमत्कार हो जाए। तो कोलकाता को लेकर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के नहीं आएंगे, हरियाणा को लेकर के नहीं आएंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश को लेकर के नहीं आएंगे, जहाँ दलित की मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, जहाँ दलित का बच्चा मटका का पानी पीने के लिए मटका छू लेता है तो उसकी पीट करके हत्या कर दी, वो नहीं कहेंगे वो। और दूसरी तरफ कहेंगे कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। आप देखो ना मजे की बात, दूसरी तरफ कहेंगे हिंदू को एक हो जाना चाहिए, तो किस आधार पर एक हो जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर एक हो जाना चाहिए? बहन बेटियों का बलात्कार करने के लिए एक हो जाना चाहिए। अभी लखनऊ में कल पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत हो जाती है, और अभी आपने सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर जो है गुजरात के जेल में रहकर गैंग चला रहा है, तो और बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। तो ये कौन सा प्रशासन है, कौन सा राम राज्य है कि जेल में एक तो दलित युवक की मौत होती है, दूसरा एक बैठा व्यक्ति जेल में बैठकर हत्याएं करवा रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों को कैसे बताना चाहेंगे? जो उनके काम का आदमी है, जो उनके हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, वो चाहे अपराधी है, चाहे आतंकी है, चाहे बहुत बड़ा क्या नाम है क्रिमिनल है, वो उनके काम का है। वो चाहे बाहर है चाहे वो अंदर है। अब जैसे बहुत सारे बाबा हैं, उन पर बहुत सारे संगीन मुकदमे हैं, जेल में हैं, समय समय पर बाहर निकालना। गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, मिल जाती चुनाव के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उनके आधार पर वोट पड़ना है। तो ये क्या है कि जो उनके काम, अब देखो ना, अब रोड पर जो ये भगवा लेकर के घूम रहे कौन है? ये
जो इनकी मदर संगठन है, मदर जो भी इनसे संबंधित इनकी विचारधारा से सहमति रखते हैं, वो रोड पर खूब उपद्रव करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसा आदमी नीला गमछा डाल करके चला जाए, दलित एक्टिविस्ट है, तो मुझे उठा करके बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्या है कि सरकार अपने मतलब के लोगों को, चाहे वो जेल में हो, जेल में है तो जेल में भी वो रह रहे हैं, लेकिन जेल में इसलिए जैसे अभी जिस आदमी का आपने जिक्र किया बिश्नोई का, बिश्नोई जेल में रह करके हत्या कर देता है बाबा सिद्दीकी की और कहता है कि हाँ मैंने की है, मेरे संगठन ने की है। और दूसरी तरफ कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत हो जाती है। तो क्या है, ये मजाक नहीं है? क्या पैटर्न है कि युवक की, दलित युवकों की बार बार हत्या हो जाती है पुलिस के? क्या सोचते हैं प्रशासन के लोग? दलित जेल में हो तो भी मरने के लिए है, बाहर हो तो भी मरने के लिए है, या संघर्ष करने के लिए है। दलित की, माइनॉरिटी की, ओबीसी की इस देश के अंदर कोई इज्जत नहीं है सिवा चुनाव के समय। चुनाव के समय वो उसको हिंदू इसलिए बनाया जाता है कि उसका वोट लेना है। वोट लेने के बाद में फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, तमाम आपके दर्शकों को समझ लेनी चाहिए कि इस देश के जो 85% 90% समाज है, उन्होंने जो अपनी बागडोर 10% लोगों को सौंप रखी है, ये खतरनाक लोग हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और आपकी हत्या हो रही है, आपको लोग रोज़ आपको मार रहे हैं, आपकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आपको रोज़ तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए वो तो जिम्मेदार हैं ही हैं जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, लेकिन उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो। अच्छा, एक सवाल और कि गुरमीत राम रहीम को विधानसभा चुनाव के समय पे उन्हें बार बार पैरोल मिल जाती है, लेकिन जीएन साई बाबा को कितने समय तक जमानत के लिए जो है, मतलब जबकि जमानत किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसको चाहे वो किसी भी, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि सरकार वामपंथी विचारधारा से जो संबंधित हैं उनको तो जमानत नहीं देती है, लेकिन जो उनकी विचारधारा के उनको एक तरह से जमानत देती है, पैरोल दे देती है। तो ये कौन सा पैटर्न? जिस प्रोफेसर साहब का जिक्र आपने किया, जो 10 साल तक लगभग हमारे और विकलांग थे, 90% वो विकलांग थी उनकी बॉडी। मैं 1-2 बार उनसे मिला, आंदोलन में मुलाकात हल्की फुल्की हुई है। दुख हुआ कि क्या इस देश में जो आदमी 90% विकलांग है, सरकार से उसको खतरा हो सकता है? कितनी कमज़ोर सरकार है, कितना कमज़ोर प्रधानमंत्री है कि 90% विकलांग व्यक्ति से खतरा, उसको जमानत नहीं दी जा रही है, उसकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाता है आदमी। आप समझिए ना कि सरकार को हिंदू धर्म जिसको वो कह रहे हैं, उसके जो सहयोगी हैं उनसे कोई नफरत नहीं, वो देश में आग लगा दें। बिश्नोई जेल में रह करके बाबा सिद्दीकी की हत्या करते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी विचारधारा का है, अम्बेडकरवादी है, कम्युनिस्ट है, मुस्लिम है, बौद्ध है, अन्य किसी विचारधारा का व्यक्ति है, वो उनके लिए खतरनाक है। वो चाहे जेल में और चाहे बाहर है, वो उसको हर तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, हर तरीके से मारना चाहते हैं, हर तरीके से उसका शोषण और उसका अत्याचार करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और, अभी आपने ये खबर सुनी भी होगी कि गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिली और उसके बाद फूल मालाएं पहनाई गई। तो ये समाज किस ओर जा रहा है कि जेल से हत्यारे आ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति की हत्या करते हैं जो पत्रकार है और जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, उसके मतलब कि जो है जमानत पे आए, उनको स्वागत किया जा रहा है, उनको फूल मालाएं पहना जाए। ये क्या पैटर्न है, क्या ये क्या कौन सी विचारधारा है? जिस दिन विल्किस बानो को के बलात्कारियों को फूल और मालाएं पहनाई गई थी, उस दिन भी यही सवाल खड़ा हुआ था। आज गौरी लंकेश के हत्यारों को फूल और मालाएं दी जा रही हैं, आज भी वही सवाल खड़ा है। सवाल ये है कि गौरी लंकेश उनके रास्ते में कांटा थी उस समय पर। जिस समय गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, हम तब भी बोले थे, यहीं खड़े होकर के हम लोग बोले थे कि गलत है, एक निर्भीक पत्रकार की हत्या, यानी आप संविधान की आवाज़ को ब्रेक कर देना चाहते हो, उसको तोड़ देना चाहते हो, उसको ख़त्म कर देना चाहते हो। सरकार आवाज़ उठाने वाले और सवाल करने वालों से डरती है, इसलिए सरकार ने गौरी लंकेश के साथ में जो हुआ सारे मुल्क भर ने देखा। उसके बाद में अब किसने किया वो, ये तमाम लोगों को पता है। उनके हत्यारे जेल से बाहर आते हैं तो उनको फूल माला, फूल कुछ दिए जाते हैं, तो कौन लोग दे रहे हैं, ये भी सबके सामने। तो सरकार ने एक ऐसे लोगों की जमात देश के अंदर तैयार कर दी है जो सरकार के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार, उनका खुद का विवेक कुछ काम नहीं कर रहा है। सर उनको पता है ऐसा कर दोगे तो सरकार खुश हो जाएगी, विधायक जी खुश हो जाएंगे, मंत्री जी खुश हो जाएंगे, गौरी लंकेश के हत्यारों को फूल माला दे दो, विल्किस बानो के बलात्कारी को फूल माला दे दो, तो शायद आपको निगम पार्षद का टिकट जो है वो मिल जाए। ये उसी दौड़ में लोग हैं, ये निगम पार्षद। क्या सरकार वैसे लोगों को मोटिवेट कर रही है कि जो इस तरह के जो एक क्या कहते हैं हिंदुज़्म को बढ़ावा दे या दक्षिण पंथ को बढ़ावा दे, वैसे लोगों को हमको सपोर्ट करना है? सरकार का एक माइंडसेट भी ऐसा कुछ काम कर रहा है। जब मोदी जी खड़े होकर के कहते हो कि कपड़ों से पहचान लो, तो फिर आप समझ जाओ ना, जब सरकार इशारा कर रही हो, सरकार के इशारे पर सब कुछ चल रहा हो, भागवत जी कह रहे हो एकजुट हो जाओ, तो किसके खिलाफ एकजुट हो जाओ भाई? जो सवाल है कि एकजुट हो जाओ, तो सवाल दूसरा ये बनता है कि किसके खिलाफ एकजुट हो जाओ।
पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट जाओ, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो जाओ, चाइना के खिलाफ एकजुट जाओ, या फिर ये जो स्टेटमेंट बार बार दी जाती है कि बटोगे तो कटोगे, तो कौन काटेगा? पाकिस्तान काटेगा? बांग्लादेश काटेगा? है? या जिनको बांग्लादेश के बड़े हिंदुओं की चिंता है, उनको भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं है? तो ये सवाल है, ये चुनिंदा सवाल है जो कहीं ना कहीं खड़े हैं। अच्छा, एक अब हिंसा में एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले मुस्लिम मारे जाते थे, उसके बाद दलितों की हत्या हुई। अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की भी हत्याएं होनी शुरू हो गई है। पहले एक आर्यन मिश्रा, अब जाकर गोपाल मिश्रा। तो कहा ये तो क्या कहेंगे? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर है। तो ये बीजेपी के लोग जो खुश हो रहे थे कि हमने आज 2 दलितों को मरवा दिया, 2-4 मुसलमानों के घर जला दिए, अब वहीं तक आ गया ना बिल्डोजर घूमते घूमते, मुसलमानों से चला था और कहाँ तक आ गया आपको पता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार गाय लिंचिंग में, गौ मास की लिंचिंग में पंडित जी मारे गए, इस बार फिर पंडित जी मारे गए। वीडियो आपके सामने, आप तमाम लोगों ने देखा कि मुस्लिम के घर के ऊपर चढ़ करके हरा झंडा उतार के भगवा फहरा रहे थे, मारे गए। मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। 22 साल का नौजवान है, उसके परिवार को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन जिस संस्कृति से वो पला और बढ़ा, तो वो संस्कृति उसके लिए खतरनाक थी। आने वाले, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो अन्य हो, उनको समझना चाहिए कि जो संस्कृति तुम्हारे ऊपर थोप दी गई है, इंसान से इंसान को दुश्मनी करने वाली, धर्म के आधार पर बैर करने वाली, ये दुश्मनी जितनी उनके लिए खतरनाक है, उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। क्योंकि तो आप इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मण इस देश के अंदर अल्पसंख्यक 3% है, तो वो कैसे लड़ लेगा? और मैं तो हमेशा से करूँ, मैं तो आज भी 2-3 चैनलों पर मैंने बोला है कि इस देश के SC ST और OBC को चाहिए कि वो धार्मिक जल्लूसों में जाना बंद कर दे। जिस दिन वो धार्मिक जल्लूसों में जाना बंद कर देगा, निसंकोच भीड़ कम हो जाएगी। और अब तो देखो ना, आपने खुद ही उदाहरण दे दिया कि अब दलित नहीं मर रहा है, अब मुसलमान नहीं मर रहा है, क्योंकि वो जा नहीं रहा है। पहले ये क्या करते कि दलित के हाथ में झंडा, OBC के हाथ में झंडा, और चल बेटा भगवा की हिंदू धर्म खतरे में, तू ही बचाएगा। वो चढ़ जाता था, बढ़ जाता था, मरता था, पता चलता था दंगों में इतने दलित मारे गए, दलित और उग्र होते थे। अब दलित और OBC समझ गया कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, इस देश के चंट और चालाक लोगों की, तो इन्हीं को मरने दो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यूपी में लगातार कानून व्यवस्था जो है, प्रशासन फेल होता जा रहा है। अभी बहराइच में वो दंगा हो गया धार्मिक जुलूस को लेकर, आपको पता है। कस्टडी में दलित युवक की मौत होती है और फिर इनकाउंटर स्टेट बना हुआ है, बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, और कहा ये जा रहा है, मीडिया में ये फैलाया जाता है कि राम राज है। क्या आप इन सारी घटनाओं को लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, जिस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है? अगर ये राम राज है, मैं तो वैसे हमेशा से कहता हूँ कि हाँ, राम राज की परिभाषा यही है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी राहुल नागपाल थे और बातचीत कर रहे थे। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।